हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्पेस वॉर को लेकर के है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिसेंटली चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड करा है और आप देखोगे इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड करा है। यानी कि ये यूएस से रशिया चाइना कोई भी कंट्री जो है वो सक्सेसफुली कर पाने में सफल नहीं हो पाई है। इसी बीच आप देखेंगे तो भारत ने ये लैंडमार्क काम करके दिखाया है। ऑलरेडी हमने मंगलयान मिशन भी सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में करा था। यहाँ हमने एक फेलियर जरूर देखा था चंद्रयान 2 में, लेकिन एज यूजुअल फेलियर्स बहुत कुछ सिखाते हैं। हालांकि इस वीडियो में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली आप देखेंगे इसके बाद अब कई सारे मिशंस जो है वो लाइन से लगे हुए हैं। खुद इसरो जो है वो पहली बार इस साल ही आप देखोगे आदित्य L1 मिशन लॉन्च करा जा रहा है जो कि सन के सरफेस को रीड करने से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो बेसिकली जापान जो है वो भी इसरो के साथ टाई अप करके एक मून मिशन लॉन्च कर रहे हैं यही साउथ पोल वाले रीजन पर। चाइना खुद भी अगले ही साल जो है वो प्लान कर रहा है मून के ही ऊपर। और साथ साथ में आप देखोगे तो 2025 तक आर्टेमिस जो है यानी कि नासा जो है वो लूनर मिशन लॉन्च कर रहा है जहां पर वो साउथ पोल पर खुद इंसानों को लैंड कराने की बात कर रहे हैं। यानी कि बहुत ही बड़ी बात है। अब आप कहोगे कि एक साथ ये सारे मिशन क्यों हैं? कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं आती है। हर समय टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। और ये जियोपॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व है कि बेसिकली आप देखेंगे चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तो रशिया 47 इयर्स के बाद में, जब वो यूएसएसआर था कोल्ड वॉर के समय में, जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो तब उसने एक सक्सेसफुल मून मिशन करा था। यूरी गैगरिन वगैरह फर्स्ट पर्सन बने थे। लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो ऑल ऑफ अ सडन वो लूना 25 लॉन्च करता है। लूना 25 जो है वो ऑल्दो फेल तो हो जाता है, लेकिन ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिकल एंगल, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ये तो आपको देखने को मिल जाएंगे, कोस्ट गार्ड्स वगैरह। मतलब पहले के समय में आप देखोगे तो लैंड जो है वहां पे वॉर लड़ा जाता था। फिर आप देखोगे वाटर आज के समय में हो गया है कि जिसका नेवी स्ट्रॉन्ग है वो बहुत बेहतर करेगा। और अब आने वाले समय में स्पेस भी एक वॉर बनता जा रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नासा जो है उन्होंने आर्टेमिस 2 को लेकर के भी प्लानिंग कर लिया है, टेस्टिंग्स चल रहे हैं। इसरो भी इसमें साथ टाई अप है। और इसी के साथ साथ में नेटो जो है उन्होंने भी 2019 में स्पेस को एक बेसिकली वॉर का जोन डिक्लेयर कर दिया था। ये आप देख सकते हैं कि नेटो डिक्लेयर स्पेस एंड ऑपरेशनल डोमेन, तो ये 2019 में। और साथ साथ में आप देखोगे यूएस का अपना खुद का स्पेस फोर्स भी है। और साथ साथ में यूएस का जो स्पेस फोर्स है वो कंसंट्रेट करता है 75% ऑफ इंटेल ऑन चाइना रशिया। इवन जो फ्रांस है उन्होंने भी अपने नेवीज को, एयरफोर्स को अपग्रेड किया है। रशिया ने भी इसी पाथ पे वो चल रहा है। इवन चाइना भी इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे स्पेस को लेकर के वैसे भी एक आउटर स्पेस ट्रीटी ही है जो कि काफी ऑब्सोलेट हो चुका है। तो वक्त है कि कहीं ना कहीं इसमें जो स्पेस में ऑलरेडी डेब्री जो है ये तो उसको डील करता है। लेकिन अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या किसी प्रकार से एक स्पाई सैटेलाइट की तरह यूज करना किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में, ये बहुत बड़ी बातें आती हैं। तो यहाँ पे चलिए आपको हम दिखाते हैं। बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि स्पुतनिक जो लॉन्च किया गया था जब रशिया, एक्चुअली जब वो यूएसएसआर हुआ करता था 1957 में, ये अर्थ के लिए फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। और ये जब लॉन्च होता है तो यूएस में हाहाकार मच जाता है कि मतलब इस प्रकार से भी रशिया कर सकता है। यानी कि उस वक्त का जो यूएसएसआर हुआ करता था, इनके बीच में तो आपस में कोल्ड वॉर चल ही रहा था। अब उस कोल्ड वॉर के समय में ही इस प्रकार का कुछ इंसिडेंट होना, तो यूएस को एक चीज तो समझ में आ जाता है कि वॉर जो है वो हर एंगल से है। और हालांकि 1991 में डिसइंटीग्रेट जरूर हो जाता है यूएसएसआर और रशिया एक अलग नेशन बन जाता है। यूएस कहीं ना कहीं कहता है कि डेमोक्रेसी की जीत हो जाती है। लेकिन एक बात यूएस के दिमाग में हमेशा फिक्स हो जाता है कि अब यहां से एक नया ये वॉरफेयर चालू हो सकता है और कमर कस लेने की जरूरत आती है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये ओवरऑल अब स्पेस जो मिशंस हैं वो भी सस्ते हो रहे हैं। जब वो लॉन्च की बात आप करोगे, पेलोड जो पर केजी कैपेसिटी है, दैट टू की मतलब आप एक एवरेज रेट के कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये आपके सामने चार्ट जो है वो नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसका जो रेट है वो बेसिकली कई बार $50,000 से भी ज्यादा का रहा है। जो कि अब जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स यूएस में चुके हैं, स्पेसएक्स वगैरह आप देखोगे, फाल्कन वगैरह के लॉन्च के बाद में, तो ये 2020 तक आपको देखने को मिल जाएगा कि महज मतलब ये $1,500-2,000 पर आ चुका है। मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हो कि इस लेवल पे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि स्पेस लॉन्च जो है वो काफी सस्ता हो रहा है और भी ज्यादा होता जाएगा क्योंकि एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये अर्थ का जो लो अर्थ ऑर्बिट है। दरअसल जो सैटेलाइट्स होते हैं, स्पाई सैटेलाइट्स, ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस करे जाते हैं क्योंकि ये हायर रेजोल्यूशन इमेजेस भेजते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो डिफेंस है उसमें भी यूज किया जा सकता है और स्पाई सिस्टम में भी।
और ये 160 से 2000 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। तो ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही कई बार इंटरनेट को मतलब बढ़ाने के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। मीडियम अर्थ में आप देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का खासियत ही यही है कि जिस प्रकार से अर्थ जो है वो रोटेट करता रहता है सन के इर्द गिर्द, उसी प्रकार से ये ऑर्बिट भी ठीक उसी के हिसाब से एंगल बना करके ये रोटेट करता रहेगा उस ऑर्बिट पे, यानी कि जिस दिशा में वो उसी दिशा में ये कि एक्यूरेट डेटा मिल सके। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जहां पे आप देखोगे कि सबसे ऊंचा का जो लेयर आता है। साथ साथ में अब आप देखोगे यहाँ पे आता है लैगरांज पॉइंट। ये लैगरांज पॉइंट जो है जैसे आदित्य L1, अब ये L1 आपको देखने को मिल जाएगा कि लैगरांज पॉइंट बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा लैगरांज पॉइंट वो होता है कि जो दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बीच में, जैसे आप देखो कि स्पेस में सबका अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है, फिर चाहे वो सन हो, मून हो, अर्थ हो। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में रखा जाएगा तो वो उस पुल के तहत मतलब वो खींचा चला जाएगा, यानी कि वो फ्रीली फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से लैगरांज पॉइंट बनाया जाता है। ये जो स्पेस में लैगरांज पॉइंट होता है ये वो होता है जहां पे मान लो ये मून है और ये अर्थ है, इसके बीच में अगर ये एक लैगरांज पॉइंट है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा, ये ना तो मून की तरफ खींचेगा ना ये अर्थ की तरफ में जाएगा। दिस इज नोन एज द लैगरांज पॉइंट। और ये L1 यहाँ पे आप देखेंगे जो आदित्य L1 मिशन भी कंडक्ट करा जा रहा है सन से जुड़ा हुआ, यहाँ पे मून जो है वो अर्थ के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। फिर आप L2 भी देख सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज के लिए। और फिर आप L3, L4, L5 अभी ज्यादा उसका एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि भारत जो है वो ओवरऑल या बाकी सारे कंट्रीज मून के तरफ ही क्यों भाग रहे हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव हम निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मून जो है चंद्रयान 1 जब लॉन्च करा गया था 2008 में, तो जो नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर है उससे डिटेक्ट किया गया था वाटर मॉलिक्यूल्स, आइस वगैरह, यानी कि जहां पर कोई भी सरफेस नहीं है पानी का वहां पे पानी मिलना बहुत बड़ा एक ओवरऑल क्वेश्चन रेज करता है कि शायद काफी चीजें जो है वो निकल सकती हैं यहाँ से, और इसीलिए वो एक्सप्लोरेशन जो है वो और भी ज्यादा होता रहता है। और इसी के बीच आप देखोगे तो हीलियम 3 भी मिलने की बात करी जा रही है कि इसरो जो है या जो भी अभी लगातार जो मिशंस करे जा रहे हैं बेसिकली वो हीलियम 3 को भी लॉन्च करने की बात, कहीं ना कहीं हीलियम 3 भी हो सकता है जो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर बनाने से लेकर के एवरीथिंग, यानी कि आज के समय में क्रिटिकल एलिमेंट आप कह सकते हो। और ओवरऑल आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा रेयर अर्थ एलिमेंट भी। अब अर्थ के कंपैरिजन में मून पर रेयर अर्थ एलिमेंट तो कम है लेकिन उनका जो एक्सप्लोरेशन है वो आसान है। तो इस वजह से आज के समय में ये कंट्रीज एक रेस में लगे हुए हैं कि जो वहां पर पहले होगा वो कहीं ना कहीं उस मटेरियल को भी यूज कर पाएगा। तो ओवरऑल तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वाकई अगर ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए होता तो ये बिल्कुल सही नहीं होता, लेकिन अगर आप देखोगे कि ये एक होड़ सा मचा हुआ है जो कि जियोपॉलिटिकल एंगल से ये एक स्पेस वॉर बना रहे हैं कि जो पहले पहुंचेगा वो अपना इन्फ्लुएंस बनाएगा और उसके हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। तो अभी तक तो हमने प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय किया था, यहाँ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मून को भी हम सेम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विज्ञान जब बहुत आगे जाता है तो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है जब क्लैशेस होने लग जाते हैं। तो इसीलिए पीसफुल यूज की जरूरत है और एक कहीं ना कहीं एग्रीमेंट इस टाइप से होना चाहिए जो कि कंट्रीज को लीगलाइज करे, रेगुलेट करे कि मनमानी तरीके से काम नहीं होना चाहिए। और बाकी मेगा अचीवमेंट्स मोस्ट वेलकम है चंद्रयान 3 जैसे, और बाकी जो भी, क्योंकि अगर आप वो मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए कर रहे हो तब तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो लालच बन जाता है तब वो सही बात नहीं होती है। और यहाँ जब कंट्रीज आपस में क्लैश करेंगे अब स्पेस वो सेक्टर हो जाएगा जहां से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। तो ऑलरेडी वॉर जो है वो हर तरीके से कैटास्ट्रॉफे ही है, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो आप देखोगे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रीजन में जो इंस्टेबिलिटी होता है, या फिर जो मिडिल ईस्ट वाले रीजन में या अफ्रीका वाले रीजन में। तो जहां कहीं भी इस टाइप के सिचुएशंस हैं प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब इस टाइप का अगर सिनेरियो और बढ़ेगा तो ये समस्या और ज्यादा होती चली जाएगी। तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इस वीडियो से बाकी भी कुछ अपडेट फर्दर रहेगा तो हम जरूर चैनल पर लेकर के आएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और आपके हिसाब से भी कोई सुझाव है तो आप जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।